नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आने वाले उसके भाग नागरिक शास्त्र, प्रकृति, क्षेत्र एवं परिभाषा, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी केंद्र व राज्यों के टीचिंग पोस्ट, लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेविड स्टन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेविड स्टन। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। डेविड स्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत पहले पहल राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पहले ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारे पास, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। तीसरा प्रश्न हमारे पास, एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेविड स्टन। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। इस सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 के लेखक डेविड स्टन हैं। इस पुस्तक में स्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के अनुभाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड स्टन ने किया। चौथा प्रश्न हमारे पास, उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपादेयता तथा कार्य दोनों पर। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड स्टन को जाना जाता है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है। पांचवा प्रश्न हमारे पास, हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहर बंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट डहेल। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहर बंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। यह कथन रॉबर्ट डहेल का है। रॉबर्ट डहेल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह भी मानव एवं मानवीय समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मेल खा रहा है, तो इसका हम विस्तार रूप में देख लेते हैं कि A.F. बैटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक 1908 में लिखी, रॉबर्ट ए डहल ने मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में लिखी और जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने कंटेम्पोररी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967 में लिखी और डेविड ईस्टन ने ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में लिखी। सातवां प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना की है। ईस्टन ने अपनी इस रचना के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को सम्माहित करने की कोशिश की। इनका मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, न कि उसके कुछ भाग को। राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। डेविड ईस्टन ने अपनी इस रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन। अभी अभी आपने ऊपर देखा, यही बात इसमें बताई गई थी 7वें क्वेश्चन में और यही 8वें क्वेश्चन में बात आ गई है। तो ये कथन है डेविड ईस्टन का। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन ने राजनीति के संबंध में निम्न परिभाषाएं दी। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैटलेन। बकल, मैटलेन, बर्क, मैकेनी आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते। इसी संदर्भ में मैटलेन का कहना है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10वां प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पॉल जेनेट। राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य पॉल जेनेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु। अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है, सदी जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। 12वां प्रश्न हमारे पास, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बक्कल। बक्कल के अनुसार ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गैटेल। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। यह कथन गैटेल का है कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है,
इस समय उसका क्या स्वरूप है, उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, F.W. मैटलैंड। बक्कल, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, मॉस्का, ब्रोगनु, बर्ग आदि विद्वान हैं जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंशली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। और अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पहला स्वभावतः अनुभाविक होता है, दूसरा तथ्यों पर केंद्रित होता है, तीसरा इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और चौथा इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे युगांतकारी परिवर्तन आ गया है कि इससे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं, यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, तथ्यों पर बल दिया जाता है, मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाता है, अंतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल देता है, अनुभाविक अध्ययन पर बल देता है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर व्यवहारवाद। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का ही अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा का संकेत है। इसके दो नारे हैं, प्रासंगिकता तथा कार्रवाई। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तत्कालिक समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है, सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। यह उत्तर व्यवहारवाद राज्य वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाग से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा दी है किसने? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉसवेल ने। राजनीतिक विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप है, व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लॉसवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा लॉसवेल ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है? तो पहला है सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए, दूसरा है क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, और तीसरा है व्यवसायों का राजनीतिकरण। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही हैं। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की निम्न विशेषताएं हैं। तो पहला, राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सार तत्व को प्राथमिक माना जाना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। दूसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। तीसरा, बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स ई मैरियम। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 नामक पुस्तक एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई मैरियम की है। मैरियम की उसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत
मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21वां प्रश्न है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है। तो पहला नियमितताएं, दूसरा व्यवस्थापन, तीसरा शुद्ध विज्ञान और चौथा वियोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। डेविड स्टन ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 लेख में व्यवहारवाद की निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है, जो अधोलिखित रूप में इस प्रकार है। पहला है नियमितता, दूसरा सत्यापन, तीसरा प्रविधियां, चौथा प्रमाणन, पांचवा मूल्य निरपेक्ष, छठा क्रमबद्धता, सातवां विशुद्ध विज्ञान और आठवां एकीकरण। स्टन कहते हैं कि ये 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया गया है। इन्हें स्टन ने व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा या नारे हैं। पहला, असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयस्कर है। दूसरा, अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। जिस प्रकार डेविड स्टन ने व्यवहार की 8 विशेषताएं बताई, इसी प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित रूप में इस प्रकार हैं। तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने यह नारा दिया है कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेयस्कर है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक यथास्थिति पर नहीं। और राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया गया। और राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है, वह राजनीतिक विज्ञानी को भी मानवीय मूल्य की रक्षा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेविड स्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोजकता का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स ब्राइस। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। डेविड स्टन ने ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोजकता कहकर उसकी आलोचना की। जेम्स ब्राइस संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक है। संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों एवं संस्थाओं का अध्ययन किया गया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस, लावेल और एस्ट्रोगोर्स्की ने संस्थावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आधुनिक से इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्यवादी सेबाइन। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। स्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। यह समकालीन समस्याओं के समाधान ढूंढने में असफल रहा है। अंततः इसकी निर्माणकारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। स्टन ने इतिहासवादी राजनीतिक लेखन को 4 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित युग्म सही है। तो पहला है संस्थावादी चार्ल्स एस मैकविलेन कालियल, और दूसरा है अंतःक्रियावादी एलन, तीसरा है भौतिकवादी डनिंग सेबाइन और चौथा है मूल्यवादी एडी लिंडसे। तो इसका मूल्यवादी एडी लिंडसे आएगा, ना कि सेबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहली है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। और दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, रचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को सम्मानित करता है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो ऊपर दी गई दोनों 1 और 2 दोनों ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा दिशा सूचक मार्गदर्शक यंत्र की तरह होता है जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे समय और श्रम की बचत करता है। राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं होती हैं। प्रथम आदर्शी आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत, द्वितीय अनुभवात्मक अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत। आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत को शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है।
इसके अंतर्गत मूल्यों पर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत सिद्धांतकार पहले मस्तिष्क में किसी चीज की कल्पना करता है, तब पश्चात उसे व्यवहारिकता के धरातल पर चरितार्थ करने की कोशिश करता है। अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांतकार व्यवहारिक प्रचलित राजनीति से संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है, तब पश्चात निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करता है। और नोट करने योग्य है कि शास्त्रीय सिद्धांत मूल्यों पर जोर देता है। इसका आशय यह नहीं है कि इसके अंतर्गत तथ्यों का बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें तथ्यात्मक अध्ययन नाम मात्र का है। 26वां प्रश्न हमारे पास, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था। 27वां प्रश्न हमारे पास, राजनीतिक शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स ब्राइस। राजनीतिक शास्त्र इतिहास व राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन जेम्स ब्राइस का है। 28वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से है। कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर एन गिल क्राइस्ट। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्यों से। यह कथन आर एन गिल क्राइस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाल जनेट। उपयुक्त परिभाषा पाल जनेट की है। नीति शास्त्र के प्रोफेसर पाल जनेट का जन्म फ्रांस में हुआ था तथा राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में वे इमैनुअल कांट से प्रभावित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ला फीमेल, हिस्टोरे डी ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलॉसफी डे ला रिवोल्यूशन फ्रेंकोइस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिल्टन फ्राइडमैन। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नव्य शास्त्रीय आर्थिक विचारों का संकाय है जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर को शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। शिकागो मैक्रो इकोनॉमिक सिद्धांत ने 1970 के दशक के मध्य तक मुद्रावाद के पक्ष में केन्सिनवाद को खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला है इतिहासवाद, दूसरा प्रत्यक्षवाद, तीसरा नैतिक सापेक्षवाद, चौथा अति तथ्यात्मकतावाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी है। 1, 2, 3 और 4 सभी है। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। प्रश्नगत चारों ही विकल्प सत्य हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उपरोक्त कारकों को डेविड स्टर्न ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से किसने कहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिमाक ने। अमेरिकी राजनीतिक विचारक वाशल एडवर्ड डिमाक मूलतः प्रशासनिक चिंतक है। राजनीतिक विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि इसका संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ए थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैटलिन। सर एडवर्ड गार्टन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 उनकी एक चर्चित कृति है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हटिंगटन। ऑप्शन बी, हटिंगटन। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। डेविड स्टर्न राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की संकल्पना का विकास से संबंधित है।
हंटिंगटन राजनीतिक पतन से संबंधित है, और डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित है, और पावेल रचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दांते जर्मिनो। दांते जर्मिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है, जबकि रॉबर्ट डहेल, पीटर लॉसलेट और डेविड ईस्टन व कोबार राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36वां प्रश्न है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1948। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय किया गया। पहला, राजनीति के सिद्धांत, दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, तीसरा राजनीतिक दल समूह व लोकमत, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उससे एक स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया। अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंदर ही किया जाता था। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गिलक्राइस्ट। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीतिक शास्त्र को एक विज्ञान माना था। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गार्नर का। ऑप्शन सी, गार्नर का। राजनीति को दो भागों में विभाजित किया गया है, सैद्धांतिक व व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। व्यवहारिक के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली आदि सम्मानित होता है। इसी के तहत गार्नर ने कहा था कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40वां प्रश्न है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो कौन इसमें विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत रूप में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता तथा दार्शनिकता पर बल, ये सभी परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने कहा इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीले। सीले ने यह कहा है कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। इसके माध्यम से सीले ने यही बताने का प्रयास किया है कि इतिहास और राजनीति दोनों एक दूसरे से अलग अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 42वां, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल इत्यादि तत्वों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43वां क्वेश्चन, कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शक्ति का अध्ययन। जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्र स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यह किसने कहा कि कौन क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है?
यह राजनीति का विषय है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉसवेल। शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लॉसवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में यह स्पष्ट किया है कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 45वां, राजनीतिक विज्ञान मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हैरोल्ड लॉसवेल। हैरोल्ड लॉसवेल ने कहा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लॉसवेल मोस्का, शुमेपीटर, सी राइट, मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैटलैंड। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी बात को मैटलैंड ने व्यंग्य भाषा में कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। जबकि अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा तथा बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान माना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47वां, राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पॉल जनेट। राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों के बीच संबंध के बारे में पॉल जनेट का मानना है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीतिक विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करता है। राजनीतिक शास्त्र के संबंध में उसका कथन है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है। उल्लेखनीय है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, यह शब्द है ऑप्शन सी लैटिन शब्द है। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में नागरिकों के लिए किया जाता था। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक समाज को समानार्थी माना जाता है तथा यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग होता रहा है, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है, यह तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक शब्द है। पॉलिटिक्स राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है जिसका अर्थ उस भाषा में नगर राज्य होता है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र मन से है, राजनीतिक शास्त्र शक्ति से है, अर्थशास्त्र व्यापार से है, समाज शास्त्र स्तर विन्यास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ये किसने कहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिनिंग एंड बिनिंग। बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
किसने कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर। गवर्नर ने नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज कम वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रोफेसर पुन्तांबेकर ने। प्रोफेसर पुन्तांबेकर ने कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई राज्य। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। राजनीति के अध्ययन में राज्य सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसके लिए राज्य अनिवार्य है। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता है। राजनीति मूलतः इन्हीं का व्यापक अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय तंत्रों को आवश्यक माना गया है जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का मांगों पर नियंत्रण रहता है जिसका कार्य जांच करना है कि कौन कौन सी मांगे उचित और कौन कौन सी उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डेविड ईस्टन। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। इनके अतिरिक्त रॉबर्ट ए डहल और हाई हिंजुलो का व्यवहारकारी क्रांति में विशेष योगदान है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान के तर्ज पर समझना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीतिक विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वास्तविक क्रांति। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से व्यवहारवाद राजनीतिक उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसने राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर जोर दिया। इसकी कमियों को दूर करने के लिए ईस्टन ने 1969 में राजनीतिक विज्ञान में अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन वास्तविक क्रांति के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन है ए 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। तर्क आर है उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए एवं उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। यह सार्वभौम रूप इसलिए भी धारण नहीं कर पाया क्योंकि यह राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के नक्शे कदम पर ले चलने का प्रयास करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने कहा राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ईस्टन ही ने 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में व्यवस्था उपागम सिद्धांत दिया है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मांग, पुनर्निवेश, समर्थन, उपरोक्त सभी।
डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से किया। इसके लिए डेविड स्टन द्वारा मांग, समर्थन व पुनर्निवेश चरों का प्रयोग किया, जहां समाज व पर्यावरण से आने वाली मांग का समर्थन आगत है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा उन पर किए गए निर्णय व प्रतिक्रिया निर्गत है। स्टन ने अपनी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने हेतु पुनर्निवेश, फीडबैक का अधिभार बचाने के लिए गेट कैपिंग की भी व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान चार्ल्स मरियम थे। इन्होंने 1920 से 30 के दौरान व्यवहारवाद को शुरू किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल भी कहा जाता है। एक विद्वान डेविड स्टन ने इसे एक सैद्धांतिक रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की अव्यक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। स्टन एवं डेनिस के अनुसार राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अव्यक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राचीन यूनान से। नगर राज्य शब्दावली का संबंध प्राचीन यूनान से है, जिसे यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता है। कुछ प्रमुख नगर राज्य एथेंस, स्पार्टा, थेब्स, कोरिंथ व डेल्फी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेविड स्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आदर्श सिद्धांत। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई है, जिसे उसने बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है। आदर्श सिद्धांत डेविड स्टन की विशेषताओं में नहीं है। व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला नियमितता, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीक, चौथा व्यवस्थापन परिमाणन, पांचवा छठा मूल्य, सातवां शुद्ध विज्ञान और आठवां एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड स्टन को। डेविड स्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में राज्यों मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड स्टन। उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता एवं राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत आगत निर्गत प्रणाली के प्रतिपादक डेविड स्टन का कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी, वे कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, सेवाओं और वस्तुओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना की पहचान की थी। स्टन ने व्यवस्था के आगत निर्गत मॉडल को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी कथन सत्य नहीं है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाले डेविड स्टन ने ही किया था। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद से आई कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेविड स्टन। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड स्टन है। व्यवहारवाद का आशय मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 71, निम्नलिखित में से कौन से दो सही है? तो ए है अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं। बी है ब्लंड शली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती है। सी है समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी एवं आज्ञानात्मक इंडक्टिव विधियों का उपयोग करते हैं। और डी है जॉन्स रॉल्स से निगमनात्मक व मताग्रही विधियों का उपयोग किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी है, केवल ए और बी है। अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं और ब्लंड शली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता। राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। और व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जो राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। और तीसरा है व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं अधोलिखित रूप में इस प्रकार है। ग्राहम वलास की रचना ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में, आर्थर बैटली की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 का व्यवहारवाद में विशेष महत्व है। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और हेराल्ड लॉसवेल की रचना पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। जॉर्ज ए सेवाइन ऐतिहासिक उपागम से, जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम से, लियो स्ट्रास दार्शनिक उपागम से, ग्राहम वलास मनोवैज्ञानिक उपागम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर व्यवहारवाद से। प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद से संबंध है। उत्तर व्यवहारवाद मूलतः व्यवहारवाद में आमूल संशोधन करता है। एक्शन और क्रीडो ऑफ रेलिवेंस इसके प्रमुख आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? तो इसके ऑप्शन कोई भी ठीक नहीं है। तो इसके विस्तार हम देखते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था 7 प्रकार के कार्य करती है, 4 आगत कृत्य और 3 निर्गत कृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के कार्यविधि से। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य के कार्यविधि से है। यह सिद्धांत राज्य की क्षमताओं एवं प्रक्रियाओं के आधार पर राज्य के कार्य व्यवहार की समीक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेविड स्टन। डेविड स्टन ने निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिक व्यवस्था की रचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आमंड। आमंड राजनीतिक व्यवस्था की रचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है। 1970 के दशक में आमंड ने इस संकल्पना का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 79, किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टन।
डेविड ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे.बी. वाटसन द्वारा प्रकाशित आर्टिकल साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट 1913 में किया गया। इसकी आधारशिला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल 1930 के दशक में इसको दिया जाता है, शिकागो स्कूल को दिया जाता है। व्यवहारवाद का जोर राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक तथ्यपरक विज्ञान में बदलने पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेविड ईस्टन। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड ईस्टन द्वारा 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में किया गया था। ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद की मान्यताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के संयोजन पर बल दिया गया। इसके द्वारा प्रासंगिकता व क्रियाशीलता के प्रयोग पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर व्यवहारवाद से। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से है। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय संबोधन में इसकी घोषणा की व इससे एक वास्तविक क्रांति की संज्ञा दी। उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद के गुणों यथा तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर बल दिया। उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुखता से प्रासंगिकता व क्रियाशीलता पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने माना है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईस्टन। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ईस्टन मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। यह प्राधिकारिक होता है तथा समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईस्टन। डेविड ईस्टन ने वर्ष 1953 में व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत आगत निर्गत सिद्धांत इनपुट आउटपुट मॉडल प्रस्तुत किया। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण निवेश व निर्गत के माध्यम से किया, जहां निवेश समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग व समर्थन है। ईस्टन ने आगत के अंतर्गत मांगों और समर्थन प्रत्येक को चार चार रखा है और बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में अत्यधिक गति पाई जाती है व यह व्यवस्था सदैव चलती है, जिसे पुनर्निवेश के माध्यम से गतिशीलता मिलती है। उसने राजनीतिक व्यवस्था को सूचना के अतिभार बचाने हेतु गेट कीपिंग की भी व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक डेविड ईस्टन है। यह 1965 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 86, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मानव व्यवहार का अन्वेषण। मानव व्यवहार का अन्वेषण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। मानव के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। शेष अन्य विशेषताएं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मैरियम। तो इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से डी सुमेलित नहीं है, शेष अन्य विकल्प सुमेलित है। और ध्यान देने हैं कि चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यवस्थाकरण। व्यवहारवाद की व्यवस्थाकरण रूपी बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का जिक्र
किया है जो इस प्रकार है। पहला नियमितताएं, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीक, चौथा प्रमाणीकरण, पांचवा मूल्य, छठा व्यवस्थापन, सातवां शुद्ध विज्ञान और आठवां समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत के विचारों के मात्र क्रमबद्ध और भौतिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। दूसरा, व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया है। और तीसरा, व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3 केवल सही है। व्यवहारवाद के संबंध में उपरोक्त कथन 1 व 3 सही है। व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विशेष आंदोलन है जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विशेषकर उसके ऐतिहासिक, दार्शनिक और विवरणात्मक संस्थात्मक उपागमों से असंतुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है? ए, व्यवहारवाद ने बुद्धिजीवी के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की। बी, व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। और सी, व्यवहारवाद ने उस घटना पर जोर दिया जो सहजता से देखी जा सकती है, न कि उन प्रच्छन्न कारणों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। और डी, व्यवहारवाद उन मूल्य संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ सका जो अच्छे समाज के प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका विस्तार रूप है, व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। यह व्यवहारवाद की कमी नहीं अपितु विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहार से संबंधित सही कथन नहीं है। ए, यह अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है। बी, इसमें समष्टि विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। सी, यह निर्णय के सारतत्व का विश्लेषण करता है। और डी, यह यथास्थिति का समर्थक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यवहारवाद यथास्थितिवाद का समर्थक नहीं है। शेष अन्य कथन उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही है। ध्यातव्य है कि उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। यह एक प्रतिक्रिया, सुधार, आंदोलन तथा नवीन दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पीटर लॉसलेट। पीटर लॉसलेट व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद या व्यवहार परकता का बड़ा महत्व है, उसे एक क्रांति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विचार, संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लुई अल्थुजर फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। शेष अन्य विचार, संप्रदाय एवं उनसे संबंधित लेखक का सुमेलन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ए, यह साम्य व्यवस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। बी, यह खुली व्यवस्था है। सी, यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है। और या डी, यह प्रभा प्रतिरूप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है। यह साम्य व्यवस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। यह कथन डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित नहीं है। ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। इसी के आधार पर उसने निवेश निर्गत मॉडल को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अभ्यंतरीकरण। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें अभ्यंतरीकरण सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 96, इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीमैन। फ्रीमैन
19वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी इतिहासकार, स्थापत्य कलाकार और लिबरल राजनीतिक थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड 1867 उनकी प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 97, मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में किसकी कमी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विषय निष्ठा। मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में विषय निष्ठा की कमी है। इसी कमी के कारण मूलतः राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न होता है। मानव व्यवहार परिस्थितिजन्य भी होता है जो बदलता रहता है, अतः इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ना ही इसमें सत्यापनशीलता ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1960 और 1970 के दशक में। तो इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद 1960 और 1970 के दशक में प्रमुखता की ओर बढ़ा। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड ईस्टन ने वर्ष 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में विधिवत किया। यह व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 और हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ए डहल। रॉबर्ट ए डहल अमेरिकन कैथल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी 1963, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1961, पोलार्ची 1971, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956, हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2001 और डेमोक्रेसी एंड इट इज क्रिटिक्स 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यवहारवादियों की। व्यवहारवाद के प्रवर्तक डेविड ईस्टन को माना जाता है, जिसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को वर्तमान संदर्भ में असफल मानकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। ईस्टन के अनुसार शास्त्रीय राजनीतिक विज्ञान मूल्य भारित है, लेकिन ईस्टन ने नवीन उपागमों के साथ राजनीति को मूल्य तटस्थ माना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेविड ईस्टन को। व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान शिकागो संप्रदाय से जुड़ा है। यह एक ऐसा आंदोलन था जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को तथ्यात्मक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर ले जाने का एक असफल प्रयास था। व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का पिता डेविड ईस्टन को माना जाता है। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद की 8 आधारशिलाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेविड ईस्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आदर्श सिद्धांत। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई है, जिसे उसने व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है। आदर्श सिद्धांत डेविड ईस्टन की विशेषताओं में नहीं है। व्यवहारवाद की 8 विशेषता इस प्रकार है, पहला नियमितता, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीक, चौथा व्यवस्थापन, पांचवा प्रमाणन, छठा मूल्य, सातवां शुद्ध विज्ञान और आठवां एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है। बी, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है। सी, व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है। डी, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है। यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और विश्व के अनेक संकटों और समस्याओं से
घिर गया, जैसे परमाणु युद्ध का भय, अमेरिका में गृह युद्ध की बढ़ती हुई निरंकुशता, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण आदि। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जाति केंद्रित व पाश्चात्य लोकतंत्र पर केंद्रित न होकर व्यापक फलक पर उदित हुआ, जिसमें मूलतः समग्र विश्वजीन व समस्याओं को केंद्र बिंदु बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने यह इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीटर विंच। अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक पीटर विंच ने इस विचार का खंडन किया, मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप से वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? ए, क्योंकि यह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। बी, इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक अष्टधर्मिता थी। सी, यह किसी स्थान विशेष तक सीमित था। या डी, यह शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। व्यवहारवादी अति तथ्यवाद के शिकार हो गए, ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे। रॉबर्ट डहेल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 106 प्रश्न है। ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 19वीं सदी। ईस्टन ने 19वीं सदी को वैज्ञानिक सदी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लासवेल एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक था। इसका प्रसिद्ध कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और इसके अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसकी स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स मैरियम। चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवादी आंदोलन के जनक और शिकागो स्कूल के संस्थापक माना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर पद पर कार्य करते हुए सक्रिय रूप से व्यवहारिक राजनीति में भाग लिया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरीज 1903, द अमेरिकन पार्टी सिस्टम 1922, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। 109 प्रश्न हमारे पास, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक स्कूल की स्थापना की। बिहेवियरिज्म 1924 उनकी महत्वपूर्ण एक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स विल्फोर्ड गार्नर। जेम्स विल्फोर्ड गार्नर अमेरिका के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे और अपनी चर्चित कृति इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910 में उन्होंने कहा, राजनीतिक विज्ञान राष्ट्र के साथ शुरू होता है और खत्म भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 111वां, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रासंगिकता का सिद्धांत। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधारों का निर्माण किया, जो निम्न है: नियमितता, सत्यापन तकनीक, प्रमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता, एकाकीकरण। प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहार का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 112वां प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद वह बल देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर, उपादेयता पर और कृत्य पर। उत्तर व्यवहारवादी प्रतिमान तत्वों को बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर बल देता है। यह उपादेयता, प्रासंगिकता व कृत्यक्रियता पर जोर देता है।
यह प्रतिमान सामाजिक परिवर्तन व यथार्थवाद पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद का सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम 1960 के दशक में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का सर्वप्रथम आक्रमण किया। और धातव्य है कि व्यवहारवादी क्रांति के विकास में ईस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 114 प्रश्न है, व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नागरिक, नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग सभी पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नागरिक, राजनीतिक वर्ग तथा नौकरशाही इन सभी पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जे.बी. वाटसन द्वारा हुई। यह अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट 115 प्रश्न हमारे पास, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें ए, तर्क की शैली एवं तरीके में एक तत्व है। बी, इसके विषय एवं शैली में एक तत्व है। सी, समान लक्ष्य ढूंढने में एक तत्व है। डी, मनुष्य जाति के लिए साझी दूरदर्शिता प्राप्त करने में एक तत्व है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य सापेक्ष या मूल्यों पर आधारित है। इनका दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से मूल्यों, आदर्शों तथा लक्ष्यों से अविच्छिन्न संबंध है। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, राजनीतिक आस्था प्रणाली। बी, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय। सी, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया। डी, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विचारधारा की यह विशेषता नहीं होती है कि वे राजनीतिक विचार जो वर्ग तथा सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, अर्थात विचारधारा राजनीतिक विचारों, वर्गों, सामाजिक हितों को अपने अंदर समाविष्ट करती है एवं उन्हें व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 117वां प्रश्न है, एक लोक कल्याणकारी राज्य को चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जनमत दबाना। एक लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत का सम्मान करना चाहिए। जनमत किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के शासन का आधार होते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है व लोगों के दृष्टिकोण से राज्य का परिचय होता है। जनमत लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों पर नियंत्रण का प्रमुख साधन होते हैं। जनमत को दबाने का अर्थ होता है सरकार का निरंकुशता की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 118वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपियन राजनीतिक चिंतन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सार्वभौमवाद। सार्वभौमवाद प्राचीन यूनानी यूरोपीय राजनीतिक चिंतन मुख्यतः नैतिक दृष्टिकोण से संबंधित है जिसका जोर मूल्य, आचारों, आदर्शवादिता पर था, जबकि नगर राज्य उसके विश्लेषण की आधारभूत राजनीतिक इकाई थे। प्राचीन यूरोपीय चिंतन में सार्वभौमवाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद के तत्व शामिल नहीं थे। तो दोस्तों ये थे राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में भी कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनके परीक्षाओं में आपके पूछे जाने की संभावना 100% बनती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।